आज मेरे साथ सीनियर कानूनदान खाकान मीर मौजूद हैं। बहुत बड़े बड़े केसेस इनके क्रेडिट के ऊपर हैं। अब तक कितने मुकदमात आलिया हमजा के ऊपर हैं? अब तक टोटल कोई 33 FIRs जो हैं टेररिज्म की, वो दहशतगर्दी की 33 FIRs। अच्छा। और पूरे पंजाब। आपको तो फिर सैर व तफरी की जरूरत नहीं है, हुकूमत ने आपको आरे लगाया हुआ है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात, क्योंकि एक ही तरह के केसेस की नौयत है और सब सेंसिटिव तरीन केसेस हैं, क्योंकि ये दहशतगर्दी के केसेस हैं। करते हैं कि हम आलिया हमजा का कोई एक मुकदमा जिसका मतन देख के आपको हंसी आ गई हो? कि पहली FIR थी ना, जो जिन्ना हाउस वाली लाहौर वाली है, उसमें भी ये नॉमिनेटेड नहीं है FIR के अंदर। ठीक है। उसमें भी इनको नामालूम में ज़िमनी में डाला हुआ नाम। एक FIR में से बेल आउट होते थे तो उसके साथ ही दूसरे FIR में इन्वॉल्व कर दिया जाता था। मुआवजा कितना लेते हैं? डिपेंड करता है, देखें केस की नौयत के ऊपर। आलिया हमजा से क्या ले रहे हैं? आलिया जो है ना, वो मेरी बहन है। यूँ समझिए कि मेरा उनसे बहन भाइयों वाला था। जुल्म करना और फिर 15 माह तक उनको सलाखों के पीछे रखना और फिर एक जेल नहीं कई जेलों तक में रखना, तो ये सरासर ज्यादती है। और तो मैं इनके पेपर्स जमा करवाने गया तो मुझे वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। तो पुलिस ने फिर आपकी खातिर तवाज़ा की किस तरह? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां इम्तियाज़ है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। आज मेरे साथ सीनियर कानूनदान खाकान मीर मौजूद हैं, जो बहुत बड़े बड़े केसेस इनके क्रेडिट के ऊपर हैं और साबिक असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं और आजकल आलिया हमजा के वकील हैं। जितने बड़े केसेस हैं उनके, जितनी मुश्किलात हैं उनको हैंडल करने के ये माहिर हैं। आज इनकी शख्सियत के ऊपर बात करते हैं, इनकी प्रोफाइलिंग के ऊपर बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि जो केसेस इनके ज़िम्मे हैं उनका क्या बना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या बनने जा रहा है और आलिया हमजा साहबा का क्या बनेगा। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। थैंक यू। खाकान साहब बताइए, आप लाहौर से हैं, वकालत कब शुरू की और किस तरह इस फील्ड में आने का सोचा? जी मैं बिल्कुल लाहौर से ही हूँ और नेटिव लाहौर से हूँ। और मैंने वकालत शुरू की थी 2009 के अंदर और पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने जो था वो LLB किया और उसके बाद अब तक मैं प्रैक्टिस पे साथ जुड़ा हुआ हूँ और अल्लाह के फजल से अल्लाह जोड़ के रखे और आगे भी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि मैं इसी प्रोफेशन में रहूँ। आपको कैसे ख्याल आया कि PTI से वाबस्ता जो लोग हैं उनके केसेस लेने हैं और ख़ास तौर पे आलिया हमजा के? देखिए, ये आप इसको वकील जो है वो तो एवर रेडी रहता है कोई भी मामला जिस तरह के भी कानूनी हो उनके लिए। तो मेरे पास ये इनके केसेस आना शुरू हुए और मैंने इनको टेकअप किया प्रोफेशनली और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी पूरी कोशिश के साथ, कामयाबी के साथ जो है इन चीज़ों को चलाया अब तक। ठीक है। अब तक कितने मुकदमात आलिया हमजा के ऊपर हैं और कितने मुकदमात में ज़मानत हुई है और उन मुकदमात का बना क्या है, केसेस कहाँ पे हैं? अब तक टोटल कोई 33 FIRs जो हैं टेररिज्म की। अच्छा, दहशतगर्दी की 33 FIRs। अच्छा। और पूरे पंजाब में अराउंड 7 सिटीज़ और अच्छा। इस्लामाबाद में और कोयटा में। अच्छा। तो इनके ऊपर अब तक आ चुके हैं, केसेस डाल चुके हैं और कुछ में हम बेल आउट हुए हुए हैं, कुछ में हम जो है वो उस पर बरी हो गए हुए हैं। ठीक है। ट्रायल्स चल रहे हैं, ठीक है। फैसला अभी तक किसी का भी नहीं हुआ। ठीक है। किस किस शहर में ये मुकदमात दर्ज हैं और केसेस कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं? लाहौर में, कसूर में, फैसलाबाद में, मियाँ वाली और इसमें पिंडी में, गुजरांवाला में, इस्लामाबाद में और कोयटा। अच्छा, आपको तो फिर सैर व तफरी की ज़रूरत नहीं है, आप सफ़र करते रहते हैं, हुकूमत ने आपको आरे लगाया हुआ है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात, क्योंकि एक ही तरह के केसेस की नौयत है और सब सेंसिटिव तरीन केसेस हैं, क्योंकि ये दहशतगर्दी के केसेस हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं इनकी। तो एक ही दिन में कुछ डेट्स जो हैं वो जब मैच नहीं हो पाती है तो फिर हमें जाके पेश नहीं हो पाते, तो उसके खिलाफ अलहदा कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है, वो फिर अलहदा से एक प्रॉब्लम पड़ जाती है। बहरहाल एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह और एक अच्छे प्रोफेशनल वकील की तरह हम लोग जा रहे हैं, कोशिश करते हैं कि हम। आलिया हमजा का कोई एक मुकदमा जिसका मतन देख के आपको हंसी आ गई हो कि ये क्या है, मजाक कर रहे हैं? सारे ही तकरीबन ऐसे ही हैं। अच्छा, सब कोई एक ऐसा जिसका जिक्र किया जा सके? अब देखिए, इसमें जो इनकी पहली FIR थी ना, जो जिन्ना हाउस वाली लाहौर वाली है 9623, उसमें तो खैर सारा जो तो सब ने देखी हुई है। उसमें भी ये नॉमिनेटेड नहीं है FIR के अंदर। ठीक है। उसमें भी इनको नामालूम में ज़िमनी में डाला हुआ, नामालूम के अंदर ही ना। ठीक है। इसी तरह जितने भी बाकी केसेस चले हैं इनके, क्योंकि 96 के बाद ये सब केसेस एक ही दिन में नहीं हम पर इन्होंने फाइल कर दिए थे। ठीक है। ये इन्होंने वक्तन फ़ौक्तन बाद में किए हैं।
होता ये था कि जैसे ही एक एफआईआर में से बेल आउट होते थे तो उसके साथ ही दूसरे एफआईआर में इन्वॉल्व कर दिया जाता था जिमनीज के थ्रू ही। ठीक है। किसी भी एफआईआर के अंदर डायरेक्टली नॉमिनेशन नहीं, सिवाय एक के, वो है एफआईए वाला इस्लामाबाद में जो है। ठीक है। अब ये एक शहर से दूसरे शहर फिर तीसरे शहर, तो आपकी अपनी जो वकालत है, जो और केसेस हैं, वो मुतासर होते होंगे? देखिए मुतासर तो होते हैं, जाहिर बात है, लेकिन मैनेज भी करने पड़ते हैं। अब काम तो नहीं छोड़ सकते, काम वो भी है और काम ये भी है, तो भरपूर कोशिश होती है। अभी कोई ऊंच नीच हो भी जाती है तो उसको कवर अप भी कर लिया जाता है, शुक्र अल्लाह का। केसेस का मुआवजा कितना लेते हैं? डिपेंड करता है, देखें केस की नौयत के ऊपर। ठीक है। और डेफिनेटली कि आपके क्लाइंट कैसे हैं। ठीक है। आलिया हमजा से क्या ले रहे हैं? आलिया जो है ना वो मेरी बहन है, यूँ समझिए कि मेरा उनसे बहन भाइयों वाला ताल्लुक है। ठीक है। और जिस तरह भाई बहनों के लिए तैयार रहते हैं, हाजिर रहते हैं, मैं भी उस तरह उनके लिए अवेलेबल हूँ। और वो भी बिल्कुल इसी तरह मुझे ट्रीट करती हैं। उन्होंने मुझे कभी नाम से नहीं बुलाया, हमेशा कहती हैं भाई। तो फिर भाइयों का जो फ़र्ज़ होता है भाइयों को अदा करना चाहिए। बिल्कुल सही है। आपको वो मालूम हो जाता है कि अब पुलिस कोई नया मुकदमा दर्ज करने जा रही है या कोई छापा पड़ने वाला है, तो फिर क्या करते हैं आप लोग? देखिए इसमें अब प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि तकरीबन 2 साल तो हो ही चुके हैं। मतलब अब अगर 25 मई 2022 से लगाएं, जब पहला क्रैकडाउन शुरू हुआ था पीटीआई पे, तो तब से अब तक पौने 2.5 साल तो हो गए हैं। अब पता लग जाता है कि जब ये एक्टिविटी होनी है तो उस एक्टिविटी का जो है ना वो रिएक्शन क्या निकलना है। तो फिर क्या करते हैं? तो फिर जो है वो उससे बचने की जो तरकीब है वो करते हैं। अच्छा, वो कौन सी? प्रोटेक्टिव बेल ले लेते हैं, अच्छा, और उसके अलावा जो है लोकेशन चेंज भी करते हैं? लोकेशन चेंज भी करनी पड़ती है, मजबूरी है। कौन सा छापा ऐसा ये आपको याद है कि कोई छापा ऐसा पड़ा हो या पुलिस ने ऐसी कोई रेड की हो जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हो या बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई हो? जो 10 मई को की थी 2023 में। ठीक है, क्या हुआ? इनके घर पे जब इनको ये गिरफ्तार करने आए थे, मतलब वो अरेस्ट तो था नहीं क्योंकि तब तक ये नॉमिनेटेड नहीं थी एफआईआर में। वो एक तरह का हमला था और उसमें एबडक्शन थी, किडनैप किया गया था इनको वहाँ से। तो वो जब घर पे आए थे तो उन्होंने कोई चीज़ जो थी वो सलामत नहीं छोड़ी। फर्नीचर और उसके अलावा जो उनके क्रॉकरी थी, उसके अलावा जो उनके एलईडीज थी, और जो चीज़ सामने आई, जहाँ डंडा लग के वो टूट सकती थी, वो तोड़ दी गई दरवाज़ों समेत। तो आपको क्या लगता है ऐसा पुलिस क्यों कर रही है? आलिया हमजा ही क्यों? देखें अब ये इस पे तो अब सब चीज़ें वाजिया हो चुकी हुई हैं कि कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। पुलिस तो वही है सारी की सारी। ठीक है। लेकिन जिस तरह उनको ऑर्डर्स आएंगे उन्होंने वैसे ही करना है ना। ठीक है। ये तो जो बरसरदार लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि हम किसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। एक औरत है और घरेलू औरत है, ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस वूमेन है या फिर वो दहशतगर्द है जिसने दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है। तो वो घरेलू औरत के ऊपर जाकर इस तरह जुल्म करना और फिर 15 माह तक उनको सलाखों के पीछे रखना और फिर एक जेल नहीं कई जेलों तक में रखना, तो ये सरासर ज्यादती है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ऐसे लगता है जैसे कोई अपना जाती गुस्सा निकाल रहा हो, कोई दुश्मनी हो। तो क्या जाती गुस्सा आपको क्या लगता है, कौन सा गुस्सा हो सकता है? अभी गुस्सा तो कुछ ऐसी गलतियां कोताहियां पीटीआई से हुई होंगी दौरे हुक्मरानी में? अब गलतियां कोताहियां कह लें अगर, तो आप देखते हैं कि जो सियासत का जो तौर तरीका चलता आ रहा है हमारे मुल्क में, अगर पीटीआई ने वो तरीका अडॉप्ट नहीं किया तो शायद ये गलती है। अगर उन्होंने जो है वो इस चीज़ पर फोकस ज़्यादा किया कि यार हमें बजाय इसके कि हम किसी को टारगेट करें तो हम मुल्क का क्यों ना बेहतर करें, अवाम के लिए क्यों ना कोई फलाह बहबूद का प्रोजेक्ट लेकर आए, तो शायद उनकी गलती है। मुस्तकबिल में वकील ही रहना चाहते हैं या कुछ और सोच रखा है, कोई वजारत, कोई सफारत या कुछ और? देखें मेरा प्रोफेशन वकालत का जो है ना ये लॉर्ड्स का प्रोफेशन है। ठीक है। और जो हमारे बानी पाकिस्तान है, बाबा पाकिस्तान है, वो भी इसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते थे। और मुशाहिर मशरिक जो थे इल्हामा इकबाल साहब, वो भी इसी प्रोफेशन से थे। तो मुझे ये प्रोफेशन पसंद है और मैं अपनी मर्जी से इस प्रोफेशन में हूँ। ठीक है। और आई रियली एंजॉय दिस प्रोफेशन। तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं इसी में रहूँ। पीटीआई से वाबस्तगी की वजह क्या है, या सिर्फ आलिया हमजा के हद तक आप एक वकील हैं या वाबस्तगी है? वाबस्तगी पीटीआई से इस तरह है कि मेरे वालिद जो हैं वो इसके फाउंडर मेंबर रहे हैं। अच्छा। और आप ये कह सकते हैं कि सेकंड जनरेशन पीटीआई कह सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व नहीं था, मैं तो काफ़ी देर बाद जो है इसमें आया और मकसद यही था कि मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर सकें। खाकान साहब, आपको गिरफ्तार भी कर लिया गया था? जी बिल्कुल। वो क्या स्टोरी क्या है? जब नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवा रहे थे, किसके? इलेक्शंस के, जो हमारे ये फरवरी 2024 वाले थे। आप अपने करवा रहे थे? नहीं, मैं अपने नहीं करवा रहा था, मैं आलिया हमजा साहिबा के पेपर, अच्छा। क्योंकि ये जेल में थी
ठीक है। और इन्हें पार्टी की तरफ से हुक्म आया था कि आपने इलेक्शन कंटेस्ट करना है 118 से। तो बीइंग हर लॉयर, तो मैं इनके पेपर्स जमा करवाने गया तो मुझे वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी क्या वजह थी? पेपर क्यों जमा करवा रहे हैं? जी बिल्कुल, वजह यही थी कि पेपर्स भी जमा करवा रहे हैं, क्योंकि मेरे समेत फाइल जो थी पूरी, जो हमने केस फाइल तैयार की थी, नॉमिनेशन पेपर्स की फाइल तैयार की थी, वो फाइल भी जो थी ना, वो भी कब्जे में ले ली गई थी। तो फिर कैसे पेपर जमा हुए? हमने उसकी एक कार्बन कॉपी भी तैयार की हुई थी। अच्छा, एक और क्योंकि ये दौर तो चल ही रहा था कि जो नॉमिनेशन पेपर स्नैचिंग थी वो तो चल ही रही थी, तो सब नजर आ रहा था जैसे भी था। तो पुलिस ने फिर आपकी खातर तवाज़ा की किस तरह? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। कोई चाय पानी नहीं पूछा? चाय पानी क्या उन्होंने पूछना, तो देखें कुछ मामलात होते हैं, कुछ वो लोग होते हैं जिनको उनको पता होता है कि जी इनके साथ जो है सलूक अगर गलत करेंगे तो इन्हें भी मालूम है कि गलत सलूक के साथ वापसी पे क्या वापस करना है। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी उनसे, जो उस वक्त वहाँ पे इंचार्ज थे। ठीक है। भले आदमी थे, ऐसा नहीं है कि वो बहुत जालिम आदमी थे। मैंने उनसे कहा था कि जी देखें, आप मुझे पता ले जाना चाहते हैं और क्यों ले जाना चाहते हैं मैं ये भी जानता हूँ, तो सिर्फ मेरे इस काले कोट की इज्जत का ख्याल करना है आपने, ताकि कल को मैं भी इज्जत का ख्याल कर सकूँ किसी की भी। पुलिस वाले डरते हैं कोर्ट्स में जब आते हैं, उन्हें पता है कि बुकला जो है वो खातर तवाज़ा कर देंगे। मेरा ख्याल है इज्जत वाला आंसर ज़्यादा है। अच्छा, इज्जत ज़्यादा है। अच्छा, ये बताइए कि वो इंतखाबात का क्या हुआ था जिसमें आपने कागजात जमा करवाए थे आलिया हमजा के? वो इंतखाबात, वो इलेक्शन जीत गई थी। अच्छा, आलिया हमजा साहिबा जो हैं ये 16,000 वोट से जीती हुई हैं सही। फॉर्म 45 के मुताबिक। ठीक है। लेकिन फॉर्म 47 पे ये 4900 वोट से हार गई हुई हैं। इलेक्शन डे पे आप किधर थे? मैं इलेक्शन डे पे अपने एक तो काम कर रहा था, ठीक है। और दूसरा मैं इनके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा था, जो इनके फादर इन लॉ और हस्बैंड हैं, क्योंकि वही वॉच कर रहे थे इलेक्शन को इनके। ठीक है। मैं उस तरह पार्टिसिपेट नहीं कर सका मसरूफियत की वजह से, लेकिन कैंपेन आपने नहीं की? आरओ ऑफिस के टाइम पे मैं मौजूद था। ठीक है, कैंपेन वगैरह आपने नहीं की? कैंपेन तो खैर पीटीआई की किसी भी फर्द ने मेरा ख्याल है नहीं की, क्योंकि करने ही नहीं दी गई थी। ये ज़ाती हैसियत में की जा सकती है, लेकिन आई स्टिक टू द प्रोफेशन। इज्तिमाई नहीं की गई। प्रोफेशनली मेरे लिए ज़्यादा अहम अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है। प्रोफेशन कम्स फर्स्ट। ठीक है, तो उसके बाद जब हरा दिया गया तो फिर आपने केस कर दिया? जी, हमने जो है उसमें इलेक्शन जो कमीशन है उसको दरख्वास्त दी। दरख्वास्त तो हमने उसी दिन आरओ ऑफिस को दे दी थी। तो फिर क्या बना? एक्सेप्ट नहीं की गई, लेने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि आरओ ऑफिस को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। सब जानते हैं, सबके हालात सामने थे, और हम जीत रहे थे सुबह तक, और अचानक जो है वो बताया गया जी हम हार गए हैं। हमारी जो एप्लीकेशन थी रिकाउंटिंग की, ठीक है, और जो ये बेजातियाँ हो रही थी, जो इलेक्शन कोड के अगेंस्ट हो रही थी, जो इलेक्शन एक्ट है 2017, उसमें जो बताया गया कि जो जिम्मेदारियाँ हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेके रिटर्निंग ऑफिसर तक की, उनकी जब खिलाफ वर्जियाँ की जा रही थी, तो वो मेंशन करके हमने दरख्वास्त दी थी आरओ ऑफिस में, लेकिन वो आरओ ने लेने से इनकार कर दिया था उस वक्त। उसने कहा जी हम आपकी दरख्वास्त नहीं लेंगे। तो अब फिर इस केस का बना क्या अब तक? अभी पेंडिंग है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चल रहा है। इलेक्शन कमीशन में जब हमने इसमें अपील की थी तो उन्होंने कह दिया था कि क्योंकि ट्रिब्यूनल फॉर्म हो चुके हुए हैं, ठीक है, और ये कानून के मुताबिक ये बात, ठीक है, तो जाके आप अपनी प्ली वहाँ पे ले सकते हैं, आप उधर अपील कर लीजिए। तो फिर हमने आके जो है इधर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपना इलेक्शन पिटीशन फाइल की। अभी तक वो पेंडिंग है। तो ये ट्रिब्यूनल का मकसद कहीं ये तो नहीं कि अचारे ला दे ना सारे? बज़ाहिर तो मुझे तो यही लगता है, अगर मैं मुझसे पूछे कि अपनी वकालत के तजर्बे के मुताबिक मैं बता सकूँ कि किस मोड में चल रहा है मामला, तो वो यही है कि इसको बस जो इन्होंने जो 8 फरवरी को हुआ उसको प्रोटेक्शन दी जाए, खास तौर पे जो रिटायर्ड जजेस जिन्होंने अपॉइंट किए हैं, जो अमेंडमेंट के बाद अपॉइंट करवाए गए हैं, तो वो तो खास तौर पे ऐसे ही हैं। सही। अब इस केस का तो आपने बता दिया, 9 मई के केस के अंदर क्या सूरत हाल है आलिया हमजा की? जो 96 वाला है, जो लाहौर वाले दोनों FIRs हैं, उसमें ट्रायल चल रहा है, जेल ट्रायल हो रहा है, उस पर जेल ट्रायल पे जाते हैं। अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हो सका उसके अंदर। ठीक है, अब मजमूई तौर पर बता दीजिए, 33 मुकदमात हैं, उन 33 मुकदमात की क्या सूरत हाल है? ज़ेर समात हैं वो सारे? सब ज़ेर समात हैं। सही। हाँ जी। तो अब आलिया हमजा का क्या प्लान क्या है? किस हवाले से पूछना चाहिए? यही लाहौर और पंजाब के हवाले से, चूँकि वो चीफ ऑर्गेनाइज़र बन गई हैं, तो अब वो क्या करने जा रही हैं? अब ऑब्वियसली मेरा ख्याल है उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो तो ये दी गई है कि पार्टी को मुतहर्रिक करना है, कारकुनान को जो है वो एक्टिव करना है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका मंशूर क्या होता है, वो यही है कि वो अपना एक्टिवेशन में रहे, और उसको अगर ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है नाजायज़ तौर पे, गैर कानूनी तौर पे, तो वो ना होने दे। खाकान साहब, ये 26वीं आईनी तरमीम हुई, इसके ऊपर बड़ा शोर उठा है, क्या वकला क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखें, वकला का जो किरदार रहा है ना, वो माशरे में एक सतून का है। ठीक है।
और जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ की है कि इस मुल्क को बनाने वाले भी जो थे बानी पाकिस्तान, वो भी इसी प्रोफेशन से थे। तो वकला ख़ास तौर पे मेरी वकला बरादरी जो है वो समझती है कि वी आर द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सही। आइन ही सब कुछ है इस मुल्क के अंदर। ठीक है। आइन के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। आइन को बनाया इसलिए गया था कि जहाँ पर फंडामेंटल राइट से लेकर जो भी इदारों की हदूद उनके जो अख्तियारात हैं उनको वाजिया कर दिया गया कि कोई भी इस इख्तियार की हदूद से बाहर नहीं जाएगा और कोई भी इससे पीछे नहीं तो हटेगा। आप समझते हैं ये इख्तियारात से तजावुज़ है? अब मैं पहले आपको पहली पिछली बात का जवाब दे लूँ। उसमें ये वकला भी अपना फ़र्ज़ समझते हैं इस बात को कि जो भी चीज़ आइन के मुतनाज़े में हो रही है या उसके ख़िलाफ़ हो रही है या आइन शिकनी यहाँ भी की जा रही है, तो उसमें वकला सफ़े अव्वल में खड़े आपको हमेशा इसलिए नज़र आएंगे और आगे आते रहे हैं और आएंगे भी, क्योंकि वो इसको अपना फ़र्ज़ समझते हैं। वी आर द कस्टोडियंस। सही। और अभी जैसे आपने देखा कि बार्स जो हैं उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल बड़ा भरपूर दिया है इसके ऊपर। जैसे अब इस 26 अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक आइन का कत्ल ही है। अच्छा जी बिल्कुल, इसको आइन के कत्ल के मुतरादिफ ही आप बयान कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें किसी भी किस्म की जो आइन की रूह है, जो बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करती है अपने लोगों की, सही, उसको इसमें ख़त्म कर दिया गया है। सही, ठीक। और जो जहाँ तक ये बात करते हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे। ये 26 अमेंडमेंट एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट है। तो बहरहाल उतने तो हो तो नहीं सके जितना पहला मुसवदा आया था, लेकिन जितना भी आया है मैं समझता हूँ वो भी जो है आने वाले वक्त में हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर देगा। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से लेकर जितने भी जो इख्तियारात से तजावुज़ इख्तियारात को बढ़ा दिया गया है उनमें नुकसान होगा। तो अब तो 27वीं की भी बात चल रही है। देखें 27वीं अगर 26वीं को ख़त्म करने के लिए आ रही है तो फिर तो बड़ी खुश आइंदा है। ठीक है। और अगर उसमें एडिशन करने के लिए आ रही है, वो जो चीज़ें रह गई थी 26वीं में, तो फिर तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। खाकान साहब, प्रोग्राम के इख्तिताम पे कोई पैगाम देना चाहें अपने नौजवानों को या वो लोग जो इस वकालत के शोबे में आना चाहते हैं उनको? अब देखें, नौजवानों के ऊपर तो सब कुछ मुनहसर है ना। सही। ये ज़्यादातर जिम्मेदारी तो जो आती है वो आती है नौजवानों के ऊपर ही। सही। और नौजवान ही हैं जिन्होंने मुल्कों की तकदीरें बदली हुई, अगर तारीख उठाकर देखें तो। बूढ़े लोगों का तजर्बा और नौजवानों की जो एनर्जी है, जो जोश है, अगर ये दोनों परफेक्टली मैच कर जाएं तो वो कौमें बहुत तरक्की करती हैं। और मुल्क बूढ़े मर्दों का तजर्बा या बूढ़े लोगों का तजर्बा? बूढ़े लोगों का तजर्बा, ठीक है। और जो नौजवान है इनका जोश वलवला, ये इकट्ठा हो जाए, जज्बा इकट्ठा हो जाए, कौम तरक्की कर सकती है। तो कौम एक हो जाती है, कौम बन जाती है और फिर मुल्क तरक्की करता है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। खाकान मीर साहब मेरे साथ मौजूद थे। इनकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर हमने बात की, आपने इनके तजर्बात के हवाले से भी इनकी गुफ्तगू सुनी। इनके तजर्बात से इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए और आलिया हमज़ा के केसेस के हवाले से हमने आपको मालूमात फ़राहम की। किसी और प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और किसी अहम शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।